चैप्टर 1 पैब्लो का जन्म एक सीधा बचपन या ब्लडी ब्लूप्रिंट। rio Negro, कोलंबिया एक छोटा सा कस्बा जहां द 1 दिसंबर 1949 को एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था पैब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया। लोगों के लिए वो एक और आम सा बच्चा था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जो दुनिया को या तो रोशन कर सकती थी या जला कर राख। उसकी माँ एक स्कूल टीचर थी, डिसिप्लिन्ड और ग्राउंडेड, जबकि बाप एक छोटा फार्मर स्ट्रगल करता लेकिन शिकायत नहीं करता। पैब्लो ने बचपन में हाई सिस्टम का दर्द महसूस किया। स्कूल में सेकंड हैंड बुक्स, पुराने कपड़े और हर जगह एक गरीबी की बदबू। 10 साल की उम्र तक उसने चोरी से पैसे कमाने शुरू कर दिए, द छोटी मोटी चीजें चुरा कर बेचना। और इस एज में हाई उसने ये समझ लिया था कि दुनिया सच्चे से नहीं कंट्रोल से चलती है। वो बच्चा जो सब कहते थे कि शरीफ है, असल में दिमाग से ऐसा जीनियस था जिसे हार्वर्ड भी पढ़ नहीं सकता था। उसने रॉबिन हुड के कहानियों से इंस्पायर होकर सोचा, अगर मुझे कुछ बनना है तो या तो सरकार बनूंगा या सरकार से बड़ा। उसका बचपन एक ब्लूप्रिंट था जिसमें दर्द, डेप्रिवेशन और दुनिया से बदला लेना लिखा गया था। उसने दुनिया को तभी समझ लिया था जब लोग अभी अल्फाबेट सीख रहे थे और असमाजन का अंजाम दुनिया को लड़ डूबा। चैप्टर 2 कोकेन का उस्ताद, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम स्टार्टअप। 1970 के दौर में जब दुनिया हिपी कल्चर में डूबी हुई थी, पैब्लो एस्कोबार कोलंबिया के जंगल में एक ऐसे बिजनेस एम्पायर की नींव डाल रहा था जिसका ब्लूप्रिंट किसी MBA सिलेबस में कभी नहीं पढ़ाया गया। ये बिजनेस ना स्टॉक एक्सचेंज में था, ना किसी लीगल रजिस्ट्रेशन में। ये था कोकेन का अंडरग्राउंड साम्राज्य। पैब्लो ने सबसे पहले समझा कि कोका प्लांट जो पेरू और बोलिविया के जंगल में उगता था, उससे सिर्फ नशा नहीं, एक पूरी इकोनॉमी खड़ी की जा सकती है। उसने पायलट्स खरीद, जंगलों के बीच लेबोरेटरीज बनवाई जहां लोकल केमिस्ट्स रॉ कोका को प्योर कोकेन में कन्वर्ट करते थे। हर ब्रिक कोकेन का था व्हाइट, फ्लॉलेस और लाखों में बिकने वाला। पर इस बिजनेस का असली जीनियस था पैब्लो का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हर बॉर्डर, हर कोस्ट, हर समुद्र और हर एयरपोर्ट उसका बंदा था। डेड बॉडीज के अंदर ड्रग पैकेट्स डालने से लेकर प्राइवेट सबमरीन्स तक, एस्कोबार ने दुनिया का पहला इलीगल सप्लाई चेन क्रिएट किया जिसका डेटा FBI तक के पास भी एग्जैक्ट नहीं था। उस वक्त पैब्लो रोज का $420 मिलियन कमा रहा था। कैश में इतना ज्यादा पैसा कि उसके गोदाम में रैट्स $2 बिलियन चबा जाते थे हर साल, और फिर भी उसका अंपायर हिलता नहीं था। उसने पैसे गिनना बंद कर दिया था और उसकी अकाउंटिंग में लिखा गया था लॉस्ट रोडेंट बाइट्स। फोर्ब्स ने 1989 में उससे दुनिया का 7th रिचेस्ट आदमी डिक्लेयर किया, जबकि उसका नाम किसी लीगल कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं था। पैब्लो का कार्टेल, मेडेलिन कार्टेल, दुनिया की 80% कोकेन की सप्लाई कंट्रोल करता था, अमेरिका, यूरोप, इवन इंडिया तक। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब पता चलता है कि इस $1 बिलियन बिजनेस को एक स्कूल ड्रॉप आउट, एक जंगल से आया हुआ आम आदमी चला रहा था जिसका हार्वर्ड डिग्री नहीं, पर दुनिया का हर बॉर्डर उसके नक्शे में था। ये कोई बिजनेस नहीं था, ये था पैब्लो का ब्लड स्टेन स्टार्टअप जिसमें इन्वेस्टर नहीं गनमैन थे, और लॉस का मतलब था मौत। चैप्टर 3 पैब्लो वीज गवर्नमेंट पैसा या गोली पॉलिसी। कोलंबिया में एक कहावत फेमस थी, प्लाटो ओ प्लोमो, यानी सिल्वर या लीन, तुम पैसे लो या गोली। पैब्लो एस्कोबार के लिए ये डायलॉग नहीं, ये पॉलिसी थी, और हर पॉलिटिशियन, हर पुलिस ऑफिसर, हर जज के सामने यही दुराहें होती थी। जब उसका कार्टेल पीक पे था, उसने देश की पार्लियामेंट तक को खरीद लिया था। वो ओपन मीटिंग करता था सेनेटर्स के साथ, डोनेशंस के नाम पे क्रोध कर इलीगल को लीगल बनवा लेता था। गवर्नमेंट के अंदर उसके 50 से ज्यादा एजेंट्स थे, कुछ करप्ट, कुछ बस जिंदा रहना चाहते थे। लेकिन जब किसी ने माना किया, पैब्लो उनका फ्यूनरल भी स्पॉन्सर करता था, सिर्फ इस फर्क के साथ कि उनकी लाश का नाम भी मीडिया में नहीं आता था। एक जज के घर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दूसरे को पूरा खानदान के साथ छुपा दिया गया, सब कुछ पैब्लो के ऑर्डर्स पे। पर पैब्लो के रेदा पे सिर्फ कोलंबिया नहीं था। 1984 में जब कोलंबियन मिनिस्टर रोड्रिगो लारा ने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया, एस्कोबार ने उससे दिन दोपहर गोली से उड़ा दिया, और उसके बाद का दिन कोलंबिया के लिए ब्लैक डे बन गया। पैब्लो ने डायरेक्टली डिक्लेयर किया, जो मेरे रास्ते आएगा या तो बिक जाएगा या मिट जाएगा। उस वक्त CIA और D ने जॉइंटली एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सेंटर स्पाइक, जिसका काम था पैब्लो के फोन टैप्स, लोकेशंस और सैटेलाइट सर्वेलेंस करना। पर एस्कोबार भी खेल में मास्टर था। उसने अपने पर्सनल टेक टीम से एनक्रिप्टेड सिस्टम्स बनवाए थे, और हर मूवमेंट के लिए एक डमी लोकेशन रेडी होती थी। रेड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक CIA के एजेंट्स को खुद पैब्लो के लोगों ने पैनामा बॉर्डर पे पकड़ कर रिलीज किया, सिर्फ एक वार्निंग के साथ, डोंट एवर रिटर्न। कोलंबियन प्रेसिडेंट सीजार गविरिया ने जब पैब्लो के खिलाफ मिलिट्री फोर्स भेजना शुरू किया, तो पैब्लो ने उसके घर के बाहर डायरेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया। 10 लोग मारे, मीडिया चुप, गवर्नमेंट डर गई। इस लेवल का गैंगस्टर दुनिया में शायद हाई कभी आया हो, जिसे रोकने के लिए नेशनल आर्मी से ज्यादा फंडिंग चाहिए थी। पैब्लो एक माफिया नहीं था, वो कोलंबिया का पैरेलल गवर्नमेंट बैंचका था। और जब गैंगस्टर सरकार से बड़ा हो जाए तो कानून सिर्फ एक खेल बन जाता है, एक खेल जिसमें सिर्फ उसी की जीत होती है जो सबसे ज्यादा मारता है या सबसे ज्यादा खरीदता है। चैप्टर 4 पैब्लो एक रॉबिन हुड या एक रक्षास। जब दुनिया पैब्लो एस्कोबार
एस्कोबा को एक रूथलेस किलर के रूप में जानती थी। टैब मेडेलिन के लोग उससे भगवान के रूप में पूछते थे। और ये सब मार्केटिंग नहीं था, ये था इमोशनल मैनिपुलेशन का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसमें पैब्लो एक्सपर्ट था। उसने कोलंबिया के सबसे गरीब इलाकों में अपने खुद के पेजेंट से हॉस्पिटल्स बनवाए, फुटबॉल ग्राउंड्स बनवाए और उन्हें फ्री मेडिसिन और फूड सप्लाईज दिए। एक स्लम एरिया बैरियो पैब्लो एस्कोबा उसके नाम पर बसा दिया गया जहाँ लोग कहते थे जब सरकार ने हमें भूल गया, टैब पैब्लो ने हमें अपनाया। लेकिन ये सब चैरिटी एक मासूम मास्क था जिसके पीछे छुपी थी पैब्लो की एक डेडली पॉलिटिकल चेस बोर्ड। हर हॉस्पिटल के हर कमरे में हिडन कैमरास द गवर्नमेंट और पब्लिक का रिएक्शन ट्रैक करने के लिए। हर फुटबॉल टीम उसकी लॉयल्टी की टेस्टिंग ग्राउंड थी। जो साथ आया उसका सपना पूरा, जो नहीं आया उसकी माँ का सपना भी मिटा दिया गया। पैब्लो ने गरीबों के दर्द का यूज किया, उन्हें जॉब्स दी, पैसे दिए और फिर इन्हीं से पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक करवाया। लोग सोच रहे थे कि उनका देवता उनके लिए लड़ रहा है, पर असल में उन्हें फ्रंटलाइन फाइटर्स बनाकर सरकार के अगेंस्ट खड़ा कर रहा था। एक बार उसने अपने दुश्मन की डेथ के बाद उसके बच्चों की स्कूल फीस तक भर दी ताकि लोग उसकी दया देखें और दुश्मन का नाम भूल जाए। इमोशनल स्ट्रैटेजी का ये लेवल किसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट ने भी नहीं सोचा था, पर असल में उसकी हर चारी पहले से कैलकुलेटेड होती थी, जैसे एक चेस का ग्रैंड मास्टर हर मूव के पहले 10 मूव सोचकर खेलता है। पैब्लो के डोनेशंस के पीछे था टैक्स लॉन्ड्रिंग का मजे और पब्लिक सपोर्ट के पीछे था शील्ड अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। जब FBI उसके खिलाफ सबूत जमा कर रहा था, टैब उसका स्लम आर्मी उसके लिए आंख और कान बांध चुकी थी। लोग उसके लिए जान देने को रेडी थे क्योंकि उन्होंने पैब्लो को रॉबिन हुड बनाया था, पर सच ये था कि रॉबिन हुड के हाथ कभी इतने खून से रंगीन नहीं हुए थे। पैब्लो ने चैरिटी का यूज किया एक स्ट्रैटेजी की तरह, एक फायरवॉल की तरह, एक इमोशनल बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह। और तभी तो जब वो लोगों के लिए लड़ता दिख रहा था, असल में वो उनका इस्तेमाल कर रहा था अपने एम्पायर के डिफेंस के लिए। चैप्टर 5 ला कैथेड्रल पैब्लो का 5 स्टार जेल। 1991 में जब पूरा कोलंबिया पैब्लो एस्कोबा के खिलाफ आग बना हुआ था, टैब पैब्लो ने एक ऐसा काम किया जो दुनिया के किसी भी गैंगस्टर ने पहले कभी नहीं किया था। उसने खुद अपने लिए एक जेल बनवाई। नाम रखा गया ला कैथेड्रल, जिसे ऑफिशियली एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन बोला गया, लेकिन असल में वो था एस्कोबा का पर्सनल रिजॉर्ट। ये जेल मेडेलिन के हिल्स के ऊपर डेंस जंगल के बीच बनाया गया था, जहाँ पहुंचने के लिए सिर्फ एक नैरो जंगल रोड था और हर तरफ एस्कोबा के खुद के आर्म्ड गार्ड्स तैनात थे। सरकार से एक डील हुई थी, मैं खुद जेल चला जाऊंगा, बस मुझे अमेरिका एक्स्ट्राडाइट मत करो। कोलंबिया की करप्ट सरकार ने हाँ कर दी क्योंकि उनके पास चॉइस हाई क्या थी। जेल के अंदर पैब्लो के लिए एक फुल साइज फुटबॉल ग्राउंड था, डिस्को रूम था, जिम था एंड इवन अ वाटरफॉल फेड जकूजी। हर रात वहाँ उसके कार्टेल के टॉप लेफ्टिनेंट्स आते, प्लान्स बनेट और विस्की के साथ कोकेन का भंडार लगता। जब एस्कोबा बोर्ड हो जाता, वो हेलीकॉप्टर से मॉडल्स और गर्लफ्रेंड्स बुलवाता। जेल में CCTV नहीं था, लेकिन सैटेलाइट सिग्नल जैमर्स ताकि US की CIA या D उनका फोन ट्रेस ना कर सके। सबसे ज्यादा हैरानी टैब होती है जब तुम सुनते हो कि ला कैथेड्रल के अंदर से हाई पैब्लो ने अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया था। एक बार उसने अपने खुद के बिजनेस पार्टनर्स को जेल के अंदर बुलाया और वहां उनका मर्डर कर दिया। CCTV नहीं, एविडेंस नहीं, विटनेस नहीं। जब कोलंबियन गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया, पैब्लो ने सिंपली कहा ये मेरी जेल है, मेरे रूल्स। 1992 में जब फाइनली कोलंबियन आर्मी ने जेल के बाहर कैंप्स लगाने शुरू किए, पैब्लो को अंदेशा हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। और एक रात बिना किसी फाइट के, बिना किसी बुलेट के, वो जंगल के पीछे से छुपकर निकल गया, जैसे ला कैथेड्रल से कोई भगवान अपना मंदिर छोड़कर गया हो। और टैब जाके सरकार को समझ आया, उन्होंने इस आदमी को जेल भेजा नहीं था, उसने जेल उनके नाम पे बनवाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था। ला कैथेड्रल दुनिया का पहला ऐसा एग्जाम्पल था जहाँ एक गैंगस्टर ने अपनी इम्प्रिजनमेंट को एक इल्यूजन बनाया और पूरी सरकार को एक पपट शो में बदल दिया। इस चैप्टर से एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई, पैब्लो एस्कोबा को बैन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने सिस्टम को हाई डिजाइन कर लिया था। जब जेल किंग के कंट्रोल में हो तो कानून सिर्फ एक एक्टिंग स्क्रिप्ट बन जाता है और पैब्लो डायरेक्टर भी था, राइटर भी और विलन भी। चैप्टर 6 पैब्लो और उसकी फैमिली अंदर का सच। जब दुनिया पैब्लो एस्कोबा को एक नैरेटिव का देवता समझ रही थी, टैब उसके घर के अंदर छुपी थी एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार था, दर्द था और एक बाप का गिल्ट था जो दुनिया के लिए राक्षस था लेकिन अपनी फैमिली के लिए सिर्फ एक आदमी। पैब्लो ने मारिया विक्टोरिया हेनो से शादी की थी जब वो सिर्फ 15 साल की थी और पैब्लो 26 का। ये शादी छुपके हुई थी अगेंस्ट द विशेस ऑफ बोथ फैमिलीज क्योंकि मारिया के घर वाले नहीं चाहते थे कि वो एक लोकल स्मगलर से शादी करे। पर मारिया नहीं झुकी क्योंकि पैब्लो के शब्द में एक हिप्नोसिस था, एक ऐसा विश्वास जो सिर्फ प्यार में हाई पैदा होता है। शुरुआत में वो उसके साथ रही एक लॉयल, साइलेंट एंड फुली सरेंडर्ड वाइफ। पैब्लो अपने बच्चों से दिल से प्यार करता था, स्पेशली अपने बेटे हवान पैब्लो से जिसे वो फ्यूचर एस्कोबा बनाना चाहता था। उसके घर में डिसिप्लिन मिलिट्री जैसा होता था, पर रात को जब दुनिया सो जाती, पैब्लो अपने परिवार के साथ कार्टून्स देखता, बेड टाइम स्टोरी सुनाता और हमेशा ये दुआ करता कि उसका बेटा उसके जैसे ना बने। पर ये कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं थी। दुनिया के सामने पैब्लो एक परिवार वाला इंसान था, लेकिन रियलिटी में उसकी जिंदगी में दूसरी और टाइम, इलिसिट अफेयर्स और एक सीक्रेट लव चाइल्ड भी था जिसकी सच्चाई उसके मरने के बाद एक मायामी न्यूज़पेपर के लीक लेटर से सामने आई। पैब्लो ने मेडेलिन के एक हाई प्रोफाइल मॉडल के साथ एक अफेयर छुपा कर रखा था और उनका एक बेटा भी पैदा हुआ जो उसकी प्रॉपर्टी का छुपा
हुआ वारिस था। ये राज उसकी असली फैमिली से छुपा रहा जब तक पैब्लो जिंदा था। पैब्लो की वाइफ मारिया ने एक बार कहा था, मैं उससे नफरत भी करती थी और प्यार भी, पर सबसे ज्यादा मैं उससे डर करती थी। जब पैब्लो अंडरग्राउंड था उसने अपने बेटे को एक हैंडरिटन लेटर लिखा था जो उसकी मौत के बाद मिला। उस लेटर में लिखा था, बेटा अगर मैं मर गया तो सिर्फ मेरे नाम के नीचे मत जीना, मेरी कहानी के नीचे मत दाबना। मैं तुझे बदला नहीं, सिर्फ दुनिया का असली चेहरा दिखाना चाहता था। अगर दुनिया तुझे कभी धोखा दे तो याद रखना मैंने इस दुनिया से हर चीज जबरदस्ती छीनी थी क्योंकि उन्होंने हमें कभी कुछ दिया ही नहीं। चैप्टर 7 पैब्लो एस्कोबार नंबर्स जो दुनिया नहीं संभाल पाए। पैब्लो एस्कोबार एक नाम था लेकिन उसके पीछे छुपा था एक पूरा ब्लैक इकोनॉमी का मॉन्स्टर जो सिर्फ बुलेट्स और बॉडी से नहीं बल्कि नंबर्स के सुनामी से दुनिया को कान पटा था। जब पैब्लो का कार्टेल पीक पर था तब उसका वीकली कैश फ्लो था अप्रॉक्स $420 मिलियन यानी हर दिन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा। फोर्ब्स ने यूज 1987, 1988, 1989 और 1990 तक 4 साल कंटिन्यूअसली वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट में डाला। 1989 में वो दुनिया का 7th रिचेस्ट आदमी था जिसका कोई लीगल बिजनेस नहीं था। उस टाइम उसकी टोटल एस्टिमेटेड नेटवर्थ थी $30 बिलियन जोड़ इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो आज के 3.5 लाख रुपीस करोड़ से ज्यादा। अर्निंग्स और बिजनेस स्केल। ग्लोबल कोकेन मार्केट शेयर 1987 80%। डेली कोकेन एक्सपोर्ट 15 टन पर किलो। प्रॉफिट US $1 लाख 85 लाख रुपए। मंथली टोटल प्रॉफिट $1 और 50 सेंट $2 बिलियन। रैट्स डैमेज $2 बिलियन। कैश डिस्ट्रॉयड बाय रैट्स। कैश इलास्टिक बैंड्स कॉस्ट $2500। पीपल पैब्लो कंट्रोल। प्राइवेट आर्मी टिल्ड 3000 men। हिटमैन सिकारियोज 400+। पॉलिटिशियंस ब्राइब्ड 100+ confirmed। पुलिस ऑफिसर्स बॉट टिल्ड 3000 only Medellin। Judges killed 60+। Journalists murdered 30+। Plane bombing Avianca flight 203 110 dead। Total deaths linked estimated 4000 to 5000। Assets or wealth trail। Private zoo hippos, giraffes, lions, crocodiles। Ranches fincas 141 properties across Colombia। Vehicles 142 luxury cars। Submarines or private aircrafts 15+। Hidden vaults rumored 130 150। Recovered post death just 5% of total wealth। Cash still missing $15 -18 billion 1.6 lakh rupees crore approx। Laundering or global banking। Offshore accounts Panama, Switzerland, Cayman Islands। Gold stored Dubai 17 tons never recovered। Laundering via casinos, churches, NGOs 25 Jor fronts। Crypto equivalent today। Had he lived, Pablo would have created a narco coin before Bitcoin। एस्कोबार ने दुनिया को ये दिखाया कि क्राइम सिर्फ स्ट्रीट्स में नहीं होता, बोर्डरूम्स में होता है, वॉल्ट्स में होता है और कभी कभी देश के फ्लैग्स के नीचे होता है। उसके जैसे क्रिमिनल सिर्फ बुलेट से नहीं उसके नंबर से डरते द पॉलिटिशियंस। पैब्लो एस्कोबार ने सिस्टम को पेजेंट से खरीदा नहीं उसके अंदर घुसकर उससे रिराइट कर दिया। चैप्टर 8 पैब्लो एस्कोबार द मैन हु नेवर डाइड। 2 दिसंबर 1993 दुनिया को ये बताया गया पैब्लो एस्कोबार मेडेलिन के एक छत पर एनकाउंटर में मार दिया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट ने लिखा 3 गोलियां एक कान के पीछे, लेकिन CIA डॉक्यूमेंट्स कुछ और बोलते हैं, ऑपरेशन टर्मिनेशन। और अंडरग्राउंड दुनिया में सिर्फ एक सेंटेंस घूम रहा था, पैब्लो नेवर डाइड। जो बॉडी मिली उसका DNA कंफर्म नहीं हुआ। फोटो सिर्फ एक हाई एंगल से हाइट मिसमैच और उस लाश के पास बज रहा था एक कैसेट प्लेयर पैब्लो का फेवरेट गाना मी डिलेरियो। कुछ टू गड़बड़ थी। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि पैब्लो ने एक बॉडी डबल रेडी किया था। $4.1 बिलियन स्विस अकाउंट में पहले हाई पैसा ट्रांसफर हो चुका था और एक रेटिना लॉक्ड वॉल्ट ऐप तक अनक्लेम्ड है। रॉकी एक लीक रिपोर्ट 2022 कहती है वॉल्ट एक्सेस तभी पॉसिबल है जब पैब्लो एस्कोबार खुद रेटिना स्कैन करे। तो सवाल ये है, अगर पैब्लो मर चुका था तो स्कैन किसने किया? थियरीज कहती हैं वो वेनेजुएला, क्यूबा या यूरोप के किसी इनविजिबल आइलैंड पे चला गया जहां बिलियनियर्स और घोस्ट्स के नेटवर्क ऑपरेट करते हैं और पैब्लो का नाम हेडलाइन से गायब हो गया पर उसका शैडो सिस्टम में छोड़ा गया। 2019 में एक गार्डनर ने जमीन के नीचे से $18 मिलियन का सूटकेस निकला। गवर्नमेंट बोलती है पैब्लो का पैसा आज भी कोलंबिया की मिट्टी में दबा हुआ है और कार्टेल का स्ट्रक्चर बदल गया, लेकिन पैब्लो का मॉडल हर करप्ट सिस्टम में इंजेक्ट हो चुका है। पैब्लो एक ऑर्डिनरी गैंगस्टर नहीं था, वो एक सिस्टम हैकर था। जजेस की ग्रीड समझता था, नेताओं के वीक स्पॉट्स पे वो करता था और पब्लिक को रॉबिन हुड बना के इमोशनल लॉयल्टी सेल करता था। जेल भी उसने खुद के डिजाइन की थी, जकूजी, डिस्को, और उसी जेल से रिमोट कंट्रोल से पूरा ड्रग एम्पायर चला रहा था। और सबसे बड़ा शौक, वो जेल नहीं थी, वो पैब्लो का फोर्ट्रेस था। पैब्लो सिर्फ मरने के लिए बना हाई नहीं था, उसका फॉर्मूला ऐप भी जिंदा है। क्रिप्टो नेटवर्क्स, पॉलिटिकल फंडिंग्स, आर्म्स डीलिंग, हर जगह उसके ब्लूप्रिंट्स घूम रहे हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि पैब्लो एस्कोबार खत्म हो गया तो तुम सिर्फ वो स्क्रिप्ट देख रहे हो जो तुम्हें दिखाई गई थी, क्योंकि पैब्लो एक आदमी नहीं था, वो एक सिस्टम था और सिस्टम वाले कभी मरते नहीं, वो सिर्फ गेम का बोर्ड बदलते हैं।